अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी विधानसभा मतदारसंघ 2024 को लेकर जिस तरह से यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दी है और यहाँ पर लोगों के पास तक पहुंचने की कोशिश भी इन्होंने की है। और मोहम्मद गौस जैन साहब जो एक उद्योजक है, उद्योगपति है, और यहाँ पर कौम और मिल्लत की खिदमत करने का उन्होंने जिस तरह से अज़्म उठाया है, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि परभनी विधानसभा मतदारसंघ के तमाम समाज के लोगों के लिए किस तरह से वो काम करेंगे और परभनी को विकसित परभनी किस तरह से बनाएंगे। परभनी शहर में जिस तरह से धूल हो गई है, परभनी शहर के हर रास्ते पर गड़े हो चुके हैं, इन गड़ों से मुक्ति कैसे दिलाएंगे और धूल से मुक्ति कैसे दिलाएंगे। यही नहीं, इसके अलावा परभनी जिले में रोजगार किस तरह से मुहैया किया जाएगा। और रोजगार मुहैया सिर्फ मुस्लिम समाज के ही लिए नहीं बल्कि ओबीसी समाज के लिए, मराठा समाज के लिए, एससी समाज के लिए, तमाम समाजों के लिए यहाँ पर रोजगार किस तरह से मुहैया किया जाएगा। और जिन लोगों की शिष्यवृत्ति रुकी हुई है उन तमाम लोगों को शिष्यवृत्ति किस तरह से दिलाई जाएगी और परभनी विधानसभा मतदारसंघ का किस तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा। आइए जानते हैं खुद मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी जबानी के किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की है, किस तरह से इन्होंने प्लानिंग की है और परभनी विधानसभा मतदारसंघ में आने वाले 20 नवंबर 2024 को अपने कीमती वोट का किस तरह से इस्तेमाल करना है। 14 नंबर का बटन दबाकर ट्रम्पेट इस निशानी पर किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आइए जानते हैं खुद मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी जबानी। जैन साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक है जो एक कारोबारी के नाम पर जाने जाते थे, लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका का 2017 में जब इलेक्शन हुआ तो वहां पर परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 से इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी और परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 दरगाह रोड के नगर सेवक बन गए थे। और अपक्ष उम्मीदवार होने की वजह से यहाँ पर एक ऐसा मौका था कि परभनी महानगर पालिका के महापौर के तौर पर उभर कर आए हुए थे और ऐसी शख्सियत के मालिक थे। और एक ही वोट ऐसा था जो परभनी शहर महानगर पालिका को एक महापौर दे सकता था। उस चीज को ठुकरा कर आपने कौम और मिल्लत के काम आना मुनासिब समझा। उसके बाद में परभनी शहर महानगर पालिका के बाद में 2019 में आपको मौका दिया गया। परभनी वासियों ने जिस तरह से आपको सराहना चाहिए था, 2019 में परभनी से आपने विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ा है और आप यहाँ पर पॉलिटिकली 2024 में जिस तरह से परभनी विधानसभा मतदारसंघ में एक गोल्डन चांस आया हुआ है। परभनी अल्पसंख्यक जिला माना जाता है। 1,07,000 के ऊपर परभनी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है और मुस्लिम ही नहीं बल्कि हर समाज का मतदाता वेल क्वालिफाइड होने के नाते से आपको लाइक करता है, किस तरह से देखते हैं। और आने वाले 20 नवंबर 2024 को आपके ही नाम पर किस तरह से यहाँ की जनता ने वोट डालना चाहिए, जबकि विकास को लेकर आप हमेशा अग्रसर रहते हैं और विकास के बारे में ही बात करते हैं। जी देखिए, परभनी पिछले 10 साल से जिस आमदार को परभनी के लोगों ने चुनकर दिया, उस आमदार के विकास के कामों का ब्यौरा आपके सामने अभी है। आप मेरे ऑफिस तक पहुंचने के लिए आप सच में बताइए आपको कितने खड्डों से गुजरना पड़ा। ये एक हकीकत है परभनी की और इस हकीकत को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे चर्चा होनी चाहिए और आने वाले 5 साल परभनी के लोगों के कैसे जाएंगे वो इस इलेक्शन में वो फैसला करेंगे। इसके साथ साथ परभनी मुस्लिम बहुसंख्यीय जो एरिया है, जो मतदार संघ है, यहाँ पर पहला हक मुस्लिम समाज का है। मुस्लिम समाज के साथ ये खिलवाड़ किया गया है हर बार 40 साल से कि जो कैंडिडेट तैयारी नहीं कर सकता, जो कैंडिडेट तैयार नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, जिस कैंडिडेट का कोई जनमत नहीं है, उसके ऊपर इलेक्शन थोपा गया। नतीजा ये निकला कि इलेक्शन मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम कैंडिडेट ने जीता नहीं। और जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो दूसरे जो समाज के लोग हैं, चाहे वो फिर वो कांग्रेस का टिकट हो, चाहे फिर वो राष्ट्रवादी का टिकट हो, चाहे फिर वो किसी और पार्टी का टिकट हो, वो हार जाते हैं क्योंकि वो समाज के लोग उस कैंडिडेट के ऊपर उतना भरोसा नहीं करते जितना भरोसा कांग्रेस और राष्ट्रवादी के ही हिंदू कैंडिडेट पे करते हैं। अभी वो बात बढ़ बढ़ कर इस हिसाब से यहाँ तक आप पहुंची है कि आज जब इलेक्शन है और 1,15,000 मुस्लिम
वोटरों की एक उम्मीद है कि यहाँ से कोई ना कोई उनके मिल्लत के मसाइल पर, उनके कौम के मसाइल पर आगे आने वाला कोई कैंडिडेट अगर चुनकर आता है तो आने वाले 5 साल ना सिर्फ तरक्की बल्कि मिली मसाइल के भी काम में आएंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा खेल, घिनौना खेल चालू है कि इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन ख़त्म करने की यहाँ पर साजिश रची जा रही है। आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि पिछले 15 दिन में परभनी में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि आपने मुसलमानों के सामने जाकर अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया हो, अपने 10 साल में जो आप फेल हुए हो वो फेल होने के चीज़ों का आपने अफसोस किया हो और आने वाले 5 साल कैसे गुजरेंगे उसका राह-ए-हल लोगों के सामने रखा हो। इसके उलट आपने मुसलमानों के वोटरों के साथ इस हिसाब से खिलवाड़ किया कि आपने उनको ऑप्शनलेस कर दिया। आपने पैसों के बलबूते पर कैंडिडेट्स को खरीदने की कोशिश की। आपने पहली बार ऐसा हुआ है परभनी में कि न सिर्फ कैंडिडेट बिका बल्कि पार्टी भी एक शक के दायरे में आ गई। और ये सब चीज़ें इस वजह से हुई कि मुसलमानों को एक इंसाफ के लड़ने के लिए वोट डालने का एक सुनहरा मौका न दिया जाए। मगर मैं इस समझौते की सियासत के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। हमने 3 तारीख को प्रोग्राम लिया था, हमारे जिम्मेदारान का, उलमा इकराम का, अइम्मा इकराम का, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमने साफ तौर पर पूछा कि ये परभनी की सियासत चल रही है, आप हमको बताइए क्या मैं इस समझौते का भागीदार बन जाऊं या आपके हुकूक के लिए लड़ूं। तो सबकी आवाज़ एक ही थी कि हमको लड़ना चाहिए। बस उसी भरोसे पे, अल्लाह के भरोसे पर हमने लड़ने का फैसला किया और परभनी की आवाम को एक अच्छा विकल्प देने के लिए हम सामने आए हैं। हमारी निशानी ट्रम्पेट है, उसको हम तुतारी नहीं बोल सकते, हालांकि वो तुतारी है, मगर कुछ एक रिस्ट्रिक्शन है तुतारी नहीं बोलने का, इस वजह से हम उसको ट्रम्पेट बोलेंगे। 14 क्रमांक पर मेरा बटन है। आप बटन दबाते टाइम पर ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आने वाले 5 साल आपके भविष्य के, आपके बच्चों के भविष्य के, आप जिस माहौल में परभनी में रहना चाहते हैं, आप उसके लिए वो बटन दबाएंगे। जात पात, धर्म, पक्षपात, इन सब को बाजू में रखिए। पिछले 30 साल 40 साल में हम यही करते आए हैं और आपने ये देखा कि इस तरह की राजनीति हमको पीछे लेकर जा रही है। जहाँ पर दुनिया चांद पर पहुँच रही है, वहाँ पर परभनी फिर से खड्डे में जा रहा है। तो अगर परभनी और परभनी के जो भविष्य को अगर खड्डे में जाने से बचाना है तो हमको एक परिवर्तन की राजनीति करना पड़ेगी। और उस परिवर्तन की राजनीति के लिए मैं एक विकल्प बनकर आपके सामने आना चाहता हूं और आप, मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे और विकास की राजनीति के ऊपर मेरा साथ देंगे और ट्रम्पेट के बटन पर अपना वोट और अपनी ताकत देंगे। बहुत बहुत पिछले 35 साल से लगातार महाराष्ट्र में एक ऐसी शख्सियत है बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने परभनी से ही अपनी पहचान बनाई थी, परभनी से ही अपने धनुष्य बाण को, यहाँ से ही ये परचम उसका पूरे महाराष्ट्र भर में लहराया गया था। और आज वही बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव बाला साहब ठाकरे वर्सेस उद्धव बाला साहब ठाकरे, इस तरह का यहाँ का माहौल हो गया है। और आपके वजह से आप जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में बाला साहब ठाकरे और उद्धव बाला साहब ठाकरे, तीसरा यहाँ पर जिस तरह से तिरंगी लड़त हो रही है, मोहम्मद गौस जैन साहब जो एक छोटे से घराने से है, मुस्लिम समाज से है, जहां पर उद्योग क्या होता है ये पता नहीं, लेकिन उद्योग क्या होता है मोहम्मद गौस जैन साहब इनके रूप में परभनी वासियों ने देखा है। यहाँ पर तिरंगी जो लड़त हो रही है, जिसे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर बाले किला माना जाता था धनुष्य बाण का, धनुष्य बाण जो बाला साहब ठाकरे इनकी चुनाव की निशानी थी। और बाला साहब के ही बेटे जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे, इन दोनों वालिद साहब और बेटे के बीच में जो पार्टी अटकी हुई है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना, यहाँ पर निशानी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक ही सिक्के के 2 रुख है। आप किसी को भी वोट डालो, जाएगा एक ही के पास में। यही तो हम सब लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये मुसलमानों के लिए इन्होंने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है। आप चाहे महाविकास आघाड़ी को वोट डाले या महायुति को वोट डाले, ये जाएगा एक ही आदमी को जिसके ये लोग सरपरस्ती में रहते हैं और जिसके विचारों पे चलते हैं, वो है बाल ठाकरे। क्या था बाल ठाकरे का विचार
बाबरी मस्जिद तोड़ने पे गर्व करना, मुसलमानों पे जुल्म करना, मुंबई में दंगे कराना, मुसलमानों को खुलेआम गालियां देना, यही था ना। तो अगर ये उसूल है तो दोनों के उसूल है। बाप का जो बेटा है वो भी उसी पे बात करेगा। अभी तो इस वजह से एक हिस्सा खामोश है क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि मुसलमानों के वोट मिलेंगे। आप एक बार वोट नहीं दीजिए उसको, फिर देखिए उसका असली रंग। इसीलिए परभनी के मुसलमानों को इस तरह से उनकी कोंडी की गई है कि वोट ही वो दोनों को डाल सके। दोनों में से किसी को भी वोट डालो आप, वो जाएगा एक को ही। और इलेक्शन के बाद में मैं आपको ये बात खुलकर आपको कहना चाहता हूं, आप ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड रखिए और इसको याद कीजिए बाद में कि इलेक्शन के फौरन बाद उद्धव ठाकरे अपनी घर वापसी करेंगे और बीजेपी में जाएंगे सत्ता के लिए। ये कोई मुसलमानों की हमदर्दी में या मुसलमानों के गम में शरीक होने के लिए वो बीजेपी से अलग नहीं हुए हैं, ये सत्ता की लड़ाई में अलग हुए हैं। और इनका दारोमदार भी बहुत सी चीजों पे है। अगर शिंदे बुरी तरह से हारता है और उद्धव ठाकरे के कुछ ज्यादा अगर एमएलए चुन के आते हैं तो वो सत्ता में आगे बढ़ने के लिए वो पीछे नहीं हटेंगे और वो अपना पासा दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। तो मैं उन मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनको ये आह्वान करना चाहता हूं, उनको ये तंबी करना चाहता हूं कि आप अगर डॉक्टर राहुल पाटिल का काम कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि अगर सरकार बनाने के लिए अगर ये शिवसेना बीजेपी के साथ जाती है तो आप आज से ही बीजेपी का काम कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये एक ही बाप के दो बेटे हैं, एक पैदा किया हुआ बेटा है और एक पाला हुआ बेटा है। दोनों एक ही सिक्के के एक दो रुख है और ये बात क्लियर है कि ये दोनों में से किसी को भी वोट डालना, बीजेपी को वोट डालना है। परभनी विधानसभा मतदार संघ के गयूर लोगों को किस तरह का आह्वान आप करेंगे कि आप तीसरा विकल्प बनकर आए हुए हैं और तिरंगी लड़त यहाँ पर है? देखिए, तिरंगी लड़त तो होनी है क्योंकि मैंने समझौते के राजकारण को नकारा है। मैं मतलब एक शेर आपकी नजर करना चाहूंगा कि मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं, छुपा के कहीं खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। ये जो शेर है, ये शेर इसी राजनीति का हिस्सा है कि हम मुसलमानों को हेल्पलेस नहीं देखना चाहते, मुसलमानों को विकल्प के बगैर नहीं देखना चाहते। 20 नवंबर तक मुसलमान खुद डिसाइड करेगा कि उसको वोट किसको करना है और इसी विकल्प को जिंदा रखने के लिए हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन सिर्फ हमारा इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन उम्मत का एक बका का इलेक्शन है, ये मिल्लत के सवालों पर आगे बढ़ने का इलेक्शन है। आप पिछले 5 साल में मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो सातारा का घर जलाना हो मुसलमानों का, चाहे वो विशालगढ़ की मस्जिद की बेहुरमती हो, चाहे वो थाने में हमारे बुजुर्ग मुसलमान को गोश्त खाने के जुर्म में मारना हो, या फिर इसके सबसे बढ़कर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जो बुरी बातें की गई है उसके खिलाफ आवाज उठाना हो। आप मुझे बताइए कि कोई सेकुलर पार्टी और खास करके यहाँ के आमदार ने क्या एक लफ्ज भी कहा हो? ये कैसा आमदार है? ये कैसे लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनको वोट डाला जाए? और जो मुसलमान फिर भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं कुछ चंद सिक्कों में बिककर, चॉकलेट खाकर, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि कम से कम अपने घर में के बच्चे को देखिए, कम से कम अपने भाई को देखिए और ये ध्यान में रखिए कि वो एटीएस में जो 7 साल बच्चों ने अपने बाल बच्चों से दूर, अपने माँ बाप से दूर, जो बेगुनाह होने के बावजूद इसके एक गलत बयानी की वजह से जेल में गुजारे हैं, वो आपका अगर बच्चा होता तो क्या आप अब भी उसके साथ में होते? ये एक सवाल निशान है मेरी तरफ से, यहां पर भी, इलेक्शन में भी, आम दिनों में भी, और इंशाल्लाह मैं क़यामत के दिन भी आपको ये पूछूंगा कि आपने इस आमदार का क्यों साथ दिया? अगर आपका बच्चा अगर जेल में अटका हुआ रहता 7 साल, तब भी क्या आप साथ देते? क्या आप अपने बच्चे के जेल में जाने का इंतजार कर रहे हैं? और रही दूसरी बात आनंद भरोसे की, वो तो खुद कम्युनल है ही, वो तो आ ही रहा है कम्युनल माहौल से। तो ये दोनों को छोड़िए, चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो या ओबीसी रहो। खास करके मैं ओबीसी भाइयों से आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में जितनी जिम्मेदारी मुसलमानों की है उतनी ही जिम्मेदारी ओबीसी समाज की है, क्योंकि
ये इलेक्शन आपके भी अस्तित्व का इलेक्शन है। ऐसा ना हो कि आपकी बीजेपी की मोहब्बत आपको एक ऐसे गलत इंसान की तरफ वोट डालने पे मजबूर करे जो बज़ाहिर तो बीजेपी और यूटी का हो, मगर अंदर से वो किसी और चीज के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हो और आपका रिजर्वेशन खतरे में आ जाए। इस वजह से आपकी आवाज बनूंगा, मैं ओबीसी की आवाज बनूंगा। ओबीसी के रिजर्वेशन को धक्का नहीं लगने देने की मेरा एक अज़म है, वो अज़म के साथ विधानसभा में जाऊंगा और आप लोगों की ताकत जो आप मुझे देंगे वो ताकत आपकी आवाज बनकर विधानसभा में मैं आपके लिए लड़ूंगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मैं मोहम्मद गौस जैन परभनी विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहा हूं 20 नवंबर को। इस किसी के बहकावे में ना आइए, किसी का चॉकलेट नहीं खाइए, किसी की जात की, किसी की धर्म की राजनीति का हिस्सा मत बनिए। परभनी के विकास का हिस्सा बनिए, परभनी के भविष्य का हिस्सा बनिए, परभनी विकसित परभनी का एक हमारा पार्ट बनिए और 14 क्रमांक पर ट्रम्पेट निशानी पर बटन दबाइए और मुझे भारी अक्सरियत से वोट करिए और जिताइए, क्योंकि मैं एक ऐसा इकलौता उम्मीदवार हूं जो आपके सामने सिर्फ बातों लेकर नहीं आ रहा हूं। मैंने 30 पॉइंट प्रोग्राम बनाया है। ये 30 पॉइंट प्रोग्राम आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए और हम सब के परभनी के भविष्य के लिए ये काम में आएगा। आप इसको एक बार पढ़िए, एक बार जरा सोचिए और फिर वोट कीजिए। 23 सितंबर 2024 को अल्लाह के रसूल की शान में जिस तरह से यहाँ पर गुस्ताखी की गई थी, उस रैली में आप शामिल थे। विधानसभा को लेकर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वो रैली विधानसभा का हिस्सा नहीं था। वो रैली एक मिली एक दर्द की एक शक्ल थी कि एक इंसान ने मिल्लत के नाम पे आवाज़ दिया कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी शान है उनके खिलाफ कोई भी एरा गैरा ऐसी बातें कर रहा है जिससे हमको तकलीफ हो रही है। और ये विधानसभा में हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है कि महापुरुष के खिलाफ में, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में, दूसरे मजहब के देवी देवताओं के खिलाफ में और उनके महापुरुष के खिलाफ में जो भी अपमानजनक बातें करेगा उसके खिलाफ एक कड़क कानून बनना चाहिए। महाराष्ट्र की संस्कृति जो हमारे शाहू फुले अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और टीपू सुल्तान की जो संस्कृति है, वो संस्कृति को हमको बचाना ज़रूरी है। और उस संस्कृति को बचाने के लिए मैं विधानसभा में आपकी आवाज़ बनकर सबसे पहले शपथ लेने के बाद एक ही काम करूंगा कि इस कानून के लाने की प्रस्तावना रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि पूरे जो वोटों के ऊपर अपना हक समझने वाली महाविकास आघाड़ी इस पॉइंट पर भी खुल के बात करेगी और छुप कर सेक्युलर वोटों को डिवाइड करने वाली महायुति भी इस चीज के ऊपर गौर करेगी। ये न्यूज खबर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं
ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22 बाई 40 के प्लॉट्स है और 22 बाई 40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है।